सरकार, आपसे मिलने सक्सेना साहब आए हुए हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सक्सेना जी। अरे भैया, आपने प्राइम टाइम न्यूज पर किसे बैठा दिया? वो ज्यादा ही दबंग लगता है। तो खबरों को जरा नरम करवाइए, कोई समझदार आदमी बैठाइए उसकी जगह। आपने बिल्कुल सही पहचाना सर। वो लड़का एक्चुअली एकदम नौसिखिया है और उसे हम हटा ही रहे हैं बस। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। बढ़िया, बैठिए। धन्यवाद। बताइए क्या कष्ट है? सर, आपका पूरा आशीर्वाद चाहिए। समझे नहीं भाई। सर, आपकी पार्टी का बजट तो बन ही चुका है। 300 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए आपने टीवी के लिए रखे। अब 200 करोड़ रुपए में से केवल मात्र 20 करोड़ रुपए आपने हमारे चैनल के लिए एलोकेट किए और अभी तक टीवी चैनल वालों को तो आपने 90 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। सर, हमसे कोई भूल हुई क्या? अरे भाई, भूल चूक क्या होगी? ये विभाग तो मैं देखता ही नहीं। फिर भी क्या चाहते हैं बताइए। सर, कम से कम हमारा एलोकेशन डबल तो करवा दीजिए। डबल? तो बहुत मांग रहे हैं आप तो। देखेंगे। वैसे आप क्या कर रहे हैं इस बार चुनाव में हमारे लिए? सर, एक बहुत ही जबरदस्त खबर पर काम चल रहा है। आप ये समझिए कि अगर वो खबर बाहर आ गई तो विपक्ष की यूं छुट्टी हो जाएगी, यूं। ऐसी कौन सी खबर है जो अब तक हमारे पास नहीं आई? आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है ना दिगंबर दयाल, समझो गए टके के भाव से। अरे सर, कोई छोटा मोटा केस नहीं है। एक अध्यापिका के रेप का केस है मेदिनीपुर का। और आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो तेज तर्रार पॉलिटिकल रिपोर्टर है मीनाक्षी जोशी, उनके हाथ लगी है ये खबर। रात दिन एक कर रही है वो स्टोरी पर। खोदा पहाड़ निकली चींटी। इस खबर में कोई दम नहीं है। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने विभाग से पूरी इंक्वायरी करा चुका हूं। सीधे सीधे ब्लैकमेल का केस है। विपक्ष के नेता के रूप में दिगंबर बाबू की एक साख है और इस तरह के गलत आरोप उल्टे हमारे ऊपर आगे पड़ते हैं। मेरी बात माने ना, इस स्टोरी को यही ड्रॉप कर दीजिए। सर, ये तो आपने सही समय पर बता दिया, नहीं तो क्या अनर्थ हो जाता। बिल्कुल अनर्थ हो जाता। अभी खबरें ही चाहिए थी तो लखीमपुर जाते। वहां वो उस गांव में दिगंबर बाबू की सभा में वो छोकरा क्या मोतीलाल, उसने क्या बेइज्जती की है दिगंबर बाबू की। और उसका वो दोस्त सका हीरालाल पता नहीं दोनों मिलकर के क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी खबर निकालिए। अरे हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो मेहंदीपुर वाली अफवाह वहीं से शुरू हुई थी। भाई, हमने तो सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया और हमारे कुछ उसूल हैं, आदर्श हैं। विपक्षी चाहे उतना वार करे हमारे ऊपर, हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। प्रजातंत्र में झूठ के लिए कोई स्थान नहीं। सर, आप कितने महान हैं, इसका आभास तो आज हुआ मुझे। अगर कोई दूसरा लीडर होता ना, तो इस खबर का वो चुनावी माहौल में किस तरह इस्तेमाल करता, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर, हमारा वो एलोकेशन हुआ ही समझिए, कल सुबह तक ईमेल आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलूं। और सुनिए, अरे भाई, हमारे उस लखीमपुर वाले प्रकल्प को कवर क्यों नहीं करते आप? चाहे तो एक स्टूडियो इंटरव्यू कर लीजिए मेरा। सर, इतनी बड़ी खबर, इस खबर को तो हम अपने चैनल में एक्सक्लूसिव खबर के रूप में दिखाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हस्तिनापुर। सर, वो हमारे एलो का देना। सरकार, समझ में नहीं आता किन शब्दों में आपकी होशियारी की दाद दूं। दिन भर शतरंज के चाले चलते कि सतार फायदा दो तरफा होता है सरकार।
अरे बोला, व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठो, देश की सोचो। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने कुछ काम बताया था ना, गांव जाना है, सरपंच से मिलना है, पंचायत में बातचीत करनी है, तुम यहाँ बैठे हो। समझ गया सरकार, आज ही चला जाऊंगा और कल तक सारे गाँव को पता चल जाएगा सरकार। तो जाओ ना। जी सरकार। जरा संभल के भैया, जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के। ना तो चाकू ना ही खंजर ना ही चलती है तलवार, फिर भी मार गिराती सबको, फिर भी मार गिराती सबको राजनीति की तिरछी मार। जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के। सांप और बिच्छू से भी बढ़कर जहर भरा है इनमें यार, इनका कांटा पानी न मांगे, इनका कांटा पानी न मांगे, ना कोई दवा करे उपचार। जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के। ना तो कोई सबूत है मिलता, ना गवाह मिलता, हर बार दुश्मन का हो काम तमाम, दुश्मन का हो काम तमाम, हो चाहे जितना होशियार। जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के, जरा संभल के भैया, जरा संभल के, जरा संभल के भैया। भैया, गाँव वाले तुम्हारे बारे में कोई खुसुर फुसुर कर रहे हैं उस जमीन वाली बात को लेकर। मैंने कहा था नेताजी से, गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, आखिर गांव की तरक्की का सवाल है। एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी अपने गांव में कारखाना लगा रही है। पता नहीं भैया, मुझे तो नेताजी की बात कोई सही नहीं लग रही। गांव वाले कह रहे हैं ये हीरा दलाली कर रहा है, सही दाम पे नहीं दिलवा रहा है। मेरी बात हो चुकी है नेताजी से, जरूरत पड़ी तो 2.25 लाख के भाव को बढ़ाकर 2 लाख का कर देंगे नेताजी। लेकिन भैया, कल ही नेताजी का आदमी भोला राम पंचायत को जमीन का भाव 2.5 लाख रुपए बोल दिया है। क्या 2.5 लाख? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर कीमत बढ़ानी थी तो नेताजी मुझसे कहलवाते। गाँव वालों को लग रहा है कि नेताजी तो 2.5 लाख ही दे रहे हैं, तुमने ही अपना फर्क रखकर पैसे खाने की सोची है। भोला राम की बात का यही मतलब निकाल रहे हैं गाँव वाले। तुम चिंता मत करो, नेताजी सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। देता तुले इंसान। पता नहीं भैया, मन बड़ा घबरा रहा है इन सबसे। सुमन, उस दिन दिगंबर दयाल वाली मीटिंग के बाद मोती कुछ बदला बदला सा है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बात यह है, उसने मुझसे कहा था कि वो बलात्कार का आरोप लगाना गलत था। गलत था? इसमें गलत क्या है? सही बात को जनता के सामने रखने में गलत क्या है? लेकिन इस सच्चाई का क्या प्रमाण है? प्रमाण? प्रमाण मेरे पास कहां से आएगा? क्या वो टीचर तुम्हारी बात का समर्थन करेगी? उस टीचर को तो मैं जानता भी नहीं। और लगा दिया आरोप बिना कुछ जाने ही। मोती को दिगंबर दयाल जी ने बुलाया था। क्यों? और वो पगला चला भी गया? पता नहीं दिगंबर उसके साथ कैसा सलूक करेगा। दिगंबर ने तो सलूक अच्छा ही किया मेरे साथ, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने क्या किया मोती? तुम्ही ने उकसाया था वो टीचर की बलात्कार वाली बात उठाने के लिए।
जरा बताओगे मुझे ये बात तुम्हें कहां से मालूम पड़ी? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? जरा बैठो, शांति से सब बताता हूं। मुझे शांति तब मिलेगी जब मैं सारी बात जान जाऊंगा। ठीक है, मुझे बलात्कार वाली बात बताई नेताजी ने। तो दिगंबर दयाल जी सही कह रहे थे कि तुम नेताजी से मिलके आए हो। अरे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो हस्तिनापुर टाइम्स की रिपोर्टर के सामने उस टीचर ने बलात्कार वाली बात को गलत बताया है। भाई विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास तो मेरा उठ चुका है। और क्या क्या बात हुई तुम्हारी नेताजी के साथ? और क्या बात होती? गांव की हालात के बारे में और गांव के आगामी चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में क्या? क्या ये सच नहीं है कि नेताजी ने तुम्हें इस चुनाव में टिकट देने का वादा किया है? हाँ, ये सच है। लेकिन मैं तुम दोनों को ये बात बताने ही वाला था, मुझे बस समय ही नहीं मिला। लेकिन भैया, हम तो नेताजी के खिलाफ प्रचार करने वाले थे। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं लगा दिया काम पे और खुद अपनी सौदेबाजी कराई। अरे गांव वालों के लोगों की जमीन की दलाली की है तुमने। तुमने बेचा है अपनी आत्मा को गांव की जमीन के साथ, सिर्फ एक चुनाव के टिकट के लिए। और पैसे कितने मिले? मोती, मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। गलत तो सब मैं समझ रहा था जब मुझे ये सारी बातें दिगंबर बाबू ने बताई। अरे सच्चाई तो तुमने बताई अब सारी। देखो, तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने नेताजी का प्रस्ताव इसलिए मान लिया था क्योंकि हम सब चाहते थे बड़ी हवेली की हुकूमत इस गांव से हटे। और अगर उनके चुनाव के टिकट पे तुम जीत भी गए तो क्या फर्क रह गया? फर्क सिर्फ ये रह गया कि नेताजी के खिलाफ चलने वाला हीरा अब नेताजी के तलवे चाटेगा। और तुमने क्या किया? दिगंबर दयाल ने टुकड़े फेंके और तुम हिलाते हुए चले गए उसके पास। देखो, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। तो सुमन का ख्याल नहीं होता तो तुम्हारा यही सिर फोड़ देता। सुमन का नाम भी मत लो अपनी गंदी जुबान से। तुम क्या मेरा सर फोड़ोगे? मैं ही तुम्हारा टेटवा दबा देता हूँ। नहीं भैया। अरे देख लो ना। अब दुश्मनी देख। हिम्मत साहस या ईमान कुछ भी काम न आएगा। खुद अपना साया है अपना साथ नहीं दे पाएगा। बेईमानों की नगरी है ये, शैतानों का है साम्राज्य। फूट डाल कर आग लगा कर जैसे भी पालेंगे ताज। साहब, ऐसे तो ये दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन चुनाव को लेके दोनों में लड़ाई हुई। हीरा कह रहा था कि वो बड़ी हवेली की तरफ से चुनाव लड़ेगा और मोती कह रहा था कि दिगंबर बाबू उसको टिकट दे रहे हैं। जज साहब, हमको तो लगता है मोती के हीरा की बहन सुमन के साथ कुछ गलत संबंध थे, जिसका पता हीरा को चल गया। शायद इसीलिए गंडासा चला दिया। जज साहब, गड़बड़ तो बहुत बड़ी की थी हीरा ने। नेताजी देवता आदमी है, इस पर उन्होंने भरोसा किया। गांव वालों की जमीन का भाव बाजार से 1.5 गुना दिया।
पर इसने बीच में हिस्सा रख के तमाम गांव वालों को ठगने की कोशिश की। इस बात को लेकर मोती इस पे बहुत बिगड़ा। तब हीरा ने मोती को जान से मारने की धमकी दी थी। सारे गवाहों के बयानात और पुलिस की रिपोर्ट इस बात को पुख्ता करती है कि मुलजिम हीरा ने ही अपने दोस्त मोती की हत्या की है। हत्या का हथियार खून से सना गंडासा भी हीरा के घर से बरामद हुआ। लिहाजा इन सभी बातों के मद्देनजर ये अदालत मुलजिम हीरा को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। फांसी की सजा सुनाती है। छोर छोर मोसेर भाई, चोरों की ही है सरकार, किससे जाकर करें शिकायत, और बने हैं थानेदार। जीतेगी भाई जीतेगी, बड़ी हवेली जीतेगी, हारेगा भाई हारेगा, पलटू किसान हारेगा, आएगा भाई आएगा, नया सवेरा आएगा, लाएगा भाई लाएगा, गांव में खुशियां लाएगा, जीतेगी भाई जीतेगी, बड़ी हवेली जीतेगी, हारेगा भाई हारेगा, पलटू किसान हारेगा, आएगा भाई आएगा, नया सवेरा आएगा, लाएगा भाई लाएगा, गांव में खुशियां लाएगा। हिम्मत साहस या ईमान कुछ भी काम न आएगा, बेईमानों की नगरी है ये, शैतानों का है साम्राज्य। चोर चोर मोसेरे भाई, चोर बने हैं थानेदार, चोर बने हैं थानेदार, चोर बने हैं थानेदार। जीत गई भाई जीत गई, बड़ी हवेली जीत गई, हार गया भाई हार गया, पलटू किसान हार गया, जीत गई भाई बट जीत गई, बड़ी हवेली जीत गई, हार गया भाई हार गया, पलटू किसान हार गया। आप बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं, क्या कहना है आपको? भाई लोगों का प्यार है, छोड़ना ही नहीं चाहते, फिर प्रदेश की सेवा करना ये तो हमारा धर्म है। पर सुना है लखीमपुर में आपकी पार्टी युवक हीरा को टिकट देना चाहती थी, जो किसी कत्ल के अपराध में फंस गया है। सब बकवास, विरोधियों ने उड़ाई है इस तरह की बातें। हमारी पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देती जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो। एक अंतिम प्रश्न, देश भगत पार्टी के अध्यक्ष दिगंबर दयाल जी भी विजयी हुए हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं दिगंबर बाबू को बधाई देता हूं उनकी विजय पर। विपक्ष के एक बहुत मजबूत नेता है, वो प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना प्रजातंत्र के हित में है। पर सुना है उन पर एक बहुत संगीन आरोप लगा था, किसी टीचर के बलात्कार का। सब बेबुनियाद है। भाई चुनाव के नाम पर किसी भले आदमी पर कीचड़ उछालना मैं इसे उचित नहीं मानता। प्रजातंत्र में इस तरह के हथकंडों के लिए कोई स्थान नहीं। धन्यवाद नेताजी। बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी मार्जिन क्या है, लोगों का विश्वास न, हमने लोगों का विश्वास दोबारा हासिल किया। आपके चुनाव प्रचार के समय किसी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया था आपके खिलाफ। हाँ, लखीमपुर की सभा में एक युवक खड़ा हो गया और हम पे आरोप लगा दिया बलात्कार का। अब क्या कहें ऐसे लोगों को। हम जितना ही युवा पीढ़ी को राजनीति की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही निराशा होती है। अब इस युवक का ही उदाहरण ले लीजिए,
हमने खुली सभा में उसको हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था, उसने मुझ पर ही उल्टे सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए। भटक गया है आज का युवक। और बाद में उस युवक की हत्या हो गई। हाँ सुना, दुख हुआ। उदंड था, लेकिन था तो किसी का बेटा ही ना। और उस पर हत्या का कारण भी देखो, अपने ही दोस्त की बहन के साथ अवैध संबंध। एक मारा गया, दूसरे को फांसी हो गई। जितनी चर्चा कम की जाए उतना ही अच्छा है। समाज से संस्कार निकल गए। धन्यवाद। हमें दुख है, आपके भाई को अपने दोस्त की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। मरने वाले मोतीलाल से क्या संबंध थे आपके? आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं? बहुत कुछ कहना है मुझे, अगर कोई सुनने वाला हो तो। सच्चाई ये है, हीरा हो या मोती या मुझ जैसी कोई सुमन, सबका अस्तित्व सामान्य कीड़े मकोड़ों जैसा है। गंदी नाली में पड़े पड़े जीवन काट दो तो शायद कट जाए, लेकिन कभी सड़कों पे सर उठा के जीने की कोशिश करोगे तो कुचल दिए जाओगे। हम तीनों ने मिलकर कुछ ख्वाब देख डाले, अपनी औकात से ऊपर उठकर बड़ी हवेली से टक्कर लेने की कोशिश कर ली। जो हुआ सही हुआ हमारे साथ। वो हीरा बदलना चाहता था इस गांव की हालत, खा गई बड़ी हवेली उसे। और वो मोती, मेरे बचपन का दोस्त, जिसकी कभी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ, मरकर भी गालियां खा रहा कि मेरे उसके साथ गलत संबंध है। ये न्याय नहीं हो, ये न्याय नहीं हो, ये न्याय नहीं हो जज साहब, ये न्याय नहीं हो। हीरा को फांसी दे दी, अच्छा किया, मिल गई मुक्ति उसे इस घृणित जीवन से। लेकिन उसे ही क्यों? रह गए हम तीन प्राणी, एक बूढ़ा और बीमार बाप जिसे खाना खिलाने के लिए हीरा के हाथ चाहिए, और एक अंधे बाप जिसका जीवन से स्पर्श के सहारे जीवित है। स्पर्श उसके लाडले बेटे हीरा का, और मैं अभागन बहन जिसके बिना हीरा एक दिन नहीं काट सकता था। हमें भी फांसी दे दीजिए जज साहब, हमें भी फांसी दे दीजिए, फिर ही आपका न्याय पूरा होगा, फिर ही आपका न्याय पूरा होगा जज साहब। न्याय कीजिए जज साहब, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए जज साहब, न्याय कीजिए। Lights on, please. Wasn't it wonderful? पर्दा हटाया जा सकता है अब? I think it was an amazing. कोई बोल सकता है कि ये सारे नौसिखिया कलाकार हैं?
I think they need a standing ovation. Absolutely. I would request Mahendra ji to give the introduction of the whole team. Please. सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि शायद आप मन में सोच कर आए थे कि राजनीति बहुत हास्य व्यंग्य से भरी कोई हल्की फुल्की चीज़ होगी। मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। मेरा ख्याल है बहुत गंभीर सब विषय है राजनीति। हम गंभीरता से नहीं लेते, ये हमारी समस्या है। विषय अपने आप में बहुत गंभीर है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा कि राजनीतिक नेता हमारे जीवन से क्या खिलवाड़ करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए, एक ट्रांस में आप सब पहुंचे हुए हैं, उस मूड को मैं ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा और कहानी को आगे बढ़ाऊं। जैसा सुनीता जी ने आदेश दिया कि मैं आपको मेरे इस लंबे चौड़े क्रू का परिचय दूं। मेरे ख्याल हमारे पिछले 3 नाटकों की बजाय ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वाला प्ले है। डिफ़िकल्ट भी था, 2-2 सीन चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जनरली 1 एक्ट प्ले होता है जिसमें एक ही सेटअप पर सारा प्ले चलता है। हमने एक प्रयास किया ये गांव का और शहर का मिश्रण करने का। तो मैं आपसे परिचय कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहला परिचय तो सुनीता जी से। सुनीता जी ने हमारी चार्टर नाइट पर हमारे यहाँ जब आई थी तो उन्होंने पूछा कि महेंद्र जी जोन सोशल के लिए कुछ नया प्रोग्राम बताइए, कुछ अलग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई अलग तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ जो परिपाटी चलती है उसके अनुसार तो कुछ गाने, कुछ डांस, कुछ मिमिक्री, कुछ कॉमेडी, यही होता है। कुछ हटकर आप करना चाहती हो तो हमारा एक नाटक पाइपलाइन में है जिस पर हम काम कर रहे हैं। आप चाहें तो हम जोन सोशल के लिए उसको मिला लेते हैं, साथ में कर लेंगे। इन्होंने हमारा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। कुछ मुझे अजीब भी लगा, शायद एक्सेप्टेंस कैसी रहेगी मुझे पता नहीं, कि एक जोन सोशल में लोगों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है। कोई पिकनिक में ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा नाच कूद होगा, लेकिन इतनी इस तरह बैठा करके कुछ गंभीर नाटक दिखाया जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती। लेकिन आज की संख्या मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर रही है कि सुनीता जी आपका और हमारा निर्णय गलत नहीं रहा। और अब मैं परिचय कराऊं पात्रों से। मैं जिस ऑर्डर में ये नाम लिखे उसी ऑर्डर में परिचय करा दूं। हस्तिनापुर राज्य के मुख्यमंत्री श्री परमेश्वरी लाल उर्फ नेताजी, लाइन महेंद्र आर्या। To be pleased to be there on the RC also, please. Sir, please be on the bar. We would like to honor them simultaneously. चलो। तो मित्रों, ये कहानी भी मेरी है और असल में मैं लेखक हूं, कोई एक्टर कलाकार कुछ भी नहीं हूं। मंजीत जानते हैं, मंजीत का एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी आया। कि मुझे आपका निमंत्रण मिला, मैं आने वाला हूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके साथ थोड़ी बहुत साहित्यिक शेयरिंग होती है। तो लिखता हूं। नाटक खेलना कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये लायंस क्लब बड़ी विचित्र चीज़ है। ये आपसे वो सब कुछ करवाती है जो आप जीवन में नहीं करते हैं। आप गायक बन जाते हैं, आप डांस करने लगते हैं, आप नाटक करने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं जो आप नहीं करते हैं। भाषण देने लगते हैं, भाषण तो हम सभी दे लेते हैं। तो ज़्यादा भाषण नहीं। अगला किरदार नेताजी की पत्नी चकोरी देवी, लाइन लता गर्ग। और नेताजी का पुत्र विक्रमादित्य, आयुष दिनेश मोदी। ये लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम के जो हमारा यूथ विंग है उसके एक्टिव सदस्य हैं। और नेताजी का सहायक उर्फ चमचा भोलाराम, लाइन नरेश दोषी। मुख्य विपक्षी दल के नेता दिगंबर दयाल, लाइन हरीश बंसल।
हस्तिनापुर मजदूर संघ के युवा नेता हीरालाल लायन राजीव अग्रवाल। हीरालाल की बहन सुमन रुचि जयकुमार गुप्ता। रुचि का यह पहला अनुभव था किसी भी नाटक में भाग लेने का। और एक बात और, रुचि के लिए शायद ये नाटक बड़ा मुश्किल रहा होगा आज। रुचि और सुरेश जो कैमरामैन, ये हमारे पास्ट प्रेसिडेंट जयकुमार जी के बेटे बेटी हैं। और अचानक जयकुमार जी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ आज दोपहर में, सर्जरी थी, ये सारे दिन वहीं मौजूद थे। उसके बावजूद द शो मस्ट गो ऑन की फीलिंग के साथ में यहाँ पहुंच गए एंड दे मेड इट हैपन। मैं नहीं जानता था कि अगर रुचि नहीं आती तो इस प्ले को हम कर पाते या नहीं कर पाते, शायद कैंसिल ही करना पड़ता। सुरेश हम मैनेज करते हैं, लेकिन रुचि का रोल मैनेज नहीं हो पाता। सुरेश का नंबर नहीं आया अभी। चलो सुरेश आ गया, कैमरामैन। हीरालाल का मित्र मोतीलाल अश्विनी आर्य। अश्विनी का मैं आपको परिचय करा दूं, ये हमारे क्लब के पुराने मेंबर लेट लायन कैप्टन देवरत्न आर्य के सुपुत्र हैं। और मैं घोषणा करता हूं कि ये लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम ज्वाइन कर रहे हैं। हस्तिनापुर टाइम्स के चेयरमैन सक्सेना जी, लायन नरोत्तम शर्मा, जो एलोकेशन लेने के लिए बहुत कुछ नाटक करते हैं। हस्तिनापुर टाइम्स की संवाददाता मीनाक्षी जोशी, लायन कुसुम बंसल। ग्रामीण नंबर 1 लायन सुरेश देशपांडे। जोरदार तालियां बजाइए आप देशपांडे जी के लिए। देशपांडे जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो इन्होंने एक्सेप्ट किया। भले ही इनका रोल छोटा था, ग्रामीण का रोल था, लेकिन पूरे प्ले के साथ जस्टिफिकेशन हर व्यक्ति को करना पड़ता है और इन्होंने पिछले 20-25 दिनों से रोज आकर मेहनत की है। ग्रामीण नंबर 2 लायन के गर्ग। ग्रामीण 3 विशाल जोशी। गांव का सरपंच राधेश्याम, लायन सुशील पोद्दार। और गांव की नर्तकी, इसमें हमने स्थान खाली रखा हुआ है क्योंकि हम लास्ट तक समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसे लाएं। बहुत से हमारे बच्चे जिन्हें हमने कहा, लेकिन वो सारा माहौल सुन करके सब बैकआउट हो गए कि इस तरह का डांस तो हम नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। हमें हमारे एक मित्र ने समझाया, सोनू जी ने समझाया कि यूपी बिहार में जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो मेल होते हैं वही फीमेल बन के डांस करते हैं। तो ये दोनों बात हो गई, थोड़ी जानकारी बढ़ गई, थोड़ा हमारा सॉल्यूशन निकल गया। तो मैं आमंत्रित करता हूँ पलटू भी यही है, पलटू किसान। अनुषा, हाँ जी अनुषा जी। और ये जो इतना बड़ा तामझाम देख रहे हैं आप, इस सब को चलाता कौन है? कहानी लिखना बड़ा आसान है, आपका दिमाग चलता है, आपकी पेन चलती है, कागज पर आप लिखते चले जाते हैं, लेकिन उसे एक जीवंत रूप देना, जब ये जीवंत जैसे विभाग के पास पहुंचती है तो उसे जीवंत रूप देना बड़ा मुश्किल काम होता है और उसके लिए लगता है एक डायरेक्टर। और मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूं हमारे डायरेक्टर सोनू पाहुजा को। सोनू पाहुजा जी को, हमारे चारों प्ले इन्होंने डायरेक्ट किए हैं और ये हमारे जीवंत के समझिए परमानेंट मेंबर हैं, इनके कारण ही जीवंत है। तो ये था हमारा स्टेज वाला पार्ट जो आपको नजर आता है।
अब वो उस विभाग पर जाऊंगा जो नजर नहीं आता, सुनाई देता है, यानी कि संगीत। सर बोल रहा हूं, संगीत वाला विभाग। ये समवेयर इन द मिड ऑफ द रिहर्सल्स वी रियलाइज्ड कि द चेंजेस आर गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि एक शहर के सीन को विलेज तक ले जाना, फिर विलेज से शहर को लाना, ये पीछे की जो उलट पुलट चलती है, इतनी देर दर्शक तो बेताब हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए फिर एक योजना बनाई गई, क्यों ना कुछ संगीत डाल दिया जाए, लोग संगीत में बिजी रहेंगे, तब तक हम पीछे की कार्रवाई सलटा लेंगे। और ये योजना बनाई सोनू जी ने, हमारे डायरेक्टर। और ये जो गीत आपने सुने, ये गीतों के गीतकार भी हमारे सोनू जी हैं, सोनू। यानी हर स्थिति के अनुकूल इन्होंने कुछ गीत लिखे और उन गीतों की रिकॉर्डिंग की गई। रिकॉर्डिंग के लिए संजीव राणा जी, हमारे जो इसमें जो कंपोजिशन अरेंजमेंट संगीत राणा जी का था। रिकॉर्डिंग थी शशांक मौर्य की। लेकिन आप पूछेंगे कि ये व्यक्ति जो गा रहा था वो कौन था, तो मैं आपके सामने पेश करता हूं अंकित बल्हारा को। अंकित का छोटा सा परिचय बता दूं। अंकित हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं। हरियाणवी फिल्मों में ये फुल फीचर फिल्म में हीरो का रोल करते हैं। मुंबई में ये अपने लिए एक स्थान बनाने की कोशिश में है। जी टीवी के सारेगामा पाक म्यूजिक सीरियल्स में रनर अब तक जीत चुके हैं और कई एड फिल्म्स में आए। आईपीएल का जो इन दिनों में एड चल रहा था उसके अंदर में भी इनकी भूमिका थी फारा खान के साथ में। और बहुत मेहनती है और बहुत खुशमिजाज हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने हमारे निमंत्रण पर ये स्वीकार किया, काफ़ी समय दिया, मेहनत की, गाने की रिकॉर्डिंग करी। गाने की रिकॉर्डिंग के साथ ये मूवमेंट्स, ये भी हमारे साथ पूरी तरह रिहर्सल इन्होंने किया। और आज आपके सामने जो एंटरटेनमेंट पेश किया इन्होंने, अंकित, जोरदार तालियां अंकित। एक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्मों में तो होता ही है, लेकिन नाटक में भी होता है, जो कहीं कहीं कुछ मूड के अनुसार कुछ ना कुछ प्ले करता है। हमारे बैकग्राउंड म्यूजिशियन हैं सुब्रतो दा। नाटक का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है लाइट। लाइट अलग अलग मूड्स को आपके सामने में पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है। यही हथियार है नाटक में, हथियार यही होते हैं जिससे अलग अलग सीन को आप अलग अलग तरीके से देख पाते हैं, दिखा पाते हैं। कहीं कोई स्पेशली स्पॉटलाइट पड़ रही है, कहीं कोई रंगीन लाइट पड़ रही है, कहीं कुछ विचित्र सा दिखने वाला एक इफेक्ट आ रहा है। और इस लाइट के कंट्रोलर डिज़ाइनर थे हमारे गुंजन कुमार। रीजन चेयरमैन सर ने पूछा है कि आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन थे। बड़ा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत कोई अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं थी। जो जैसे दिखते हमें वैसा लगना था, तो अपना ही पर्सनल जुगाड़ सबका है। हाँ, मेकअप वगैरह हमारे मेकअप मैन आए हुए हैं इधर में। इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे साउंड के जो राज साउंड्स को, और लाइट प्रोवाइड जो इन्होंने की, इन्होंने राज साउंड्स ने लाइट्स वगैरह भी हमें प्रोवाइड की। इन सब का और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे पाता हूँ, जो शायद सामने लोग बैठे हैं। हमारे फोटोग्राफी टीम जो फोटोग्राफी कर रही है, क्योंकि ये नाटक तो एक शो, 1.5 महीने की मेहनत के बाद में एक शो और उसका समाप्त। लेकिन ये वीडियोग्राफी ऐसी चीज़ है जो उसे थोड़ा बहुत जिंदा रखेगी। तो धन्यवाद हमारे वीडियोग्राफर्स का। और अंत में फिर एक बार आप सबका धन्यवाद कि आपने इस नाटक को देखा और सराहा।
रेणु ने मुझे एक बात याद दिलाई जो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे शेयर करूं। मित्रों, इतना बड़ा क्रू और रिहर्सल रोज करनी हो 3 घंटे 4 घंटे कभी 5 घंटे, तो इसके लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, और जितनी बड़ी जगह चाहिए उससे बड़ी जगह चाहिए उस व्यक्ति के दिल में जिसकी वो जगह होती है। हमारे जय कुमार गुप्ता, हमारे पास प्रेसिडेंट, हमेशा की तरह उन्होंने अपना एक पूरा फ्लैट हमें सौंप दिया, चाबियों के साथ, सारी सुविधाओं के साथ। नाश्ते पानी की व्यवस्था रोज सुमन भाभी करके भेज रही थी और हम एंजॉय कर रहे थे। हमारे लिए एक बहुत लंबी पिकनिक थी, हम चर्चा ट्विनिंग की कर रहे थे, तो आई थिंक वी हैड द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल ट्विनिंग बिटवीन डिफरेंट लायंस क्लब। सो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनीता जी, अब ये मंत्री वाली टोपी उतारता हूँ। थैंक यू सो मच महेंद्र जी, इट वॉज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे परेश जी और रुपेश जी हैं या निकल गए? परेश अग्रवाल एंड प्लीज कम ऑन द स्टेज भैया। सर, आपसे जो मैंने प्रॉमिस किया था न्यू क्लब का, दे आर द फोर्स बिहाइंड माय ड्रीम एंड दे विल बी एंड दे आर अंडर प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इन विद इन अ मंथ। ना, वी विल अनाउंस इट विद इन अ मंथ इनॉग्रेशन कर देंगे सर। बिल्कुल। मिस्टर रुपेश अग्रवाल, परेश जी, thank you very much, and looking forward to call you as line members. चलो राजेश जी, चलो, thank you, yeah, thank you so much. So with this, one photograph, पूरी the acting team, a group photograph with everyone. मीनाक्षी जी पीछे कैसे रह सकती है? आपको तो आगे आना चाहिए। ना ना, हो जाएगा। वो फोटोग्राफर की दिक्कत है, अपनी दिक्कत थोड़ी है। Thank you so much. Thank you everyone. Join us for dinner on 4th floor, and sure we'll meet once again for the new club. Thank you very much. Thank you.